अच्छा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सर्कुलेशन का चैप्टर को देखते हैं। काफ़ी चैप्टर्स हम लोग एक्चुअली कवर कर चुके हैं। इसमें हम चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। अच्छा, अब ये पहली चीज़ है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। अब मैं पहले आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दूँ। वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो डिटरमाइन करती है इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब क्या कि वाटर ने कहाँ मूवमेंट करना है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब क्या कि अगर एक जगह पर यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसे डिटरमाइन करना है वाटर ने कहाँ से कहाँ मूव करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, मैं समझा देता हूँ। सॉल्यूट पोटेंशियल ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अब सोल्यूट क्या है, मिसाल के तौर पर अगर एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर हमने, आप समझ लें, चीनी मिला दी। ठीक है, तो चीनी जो है ये क्या सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में वो क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल है। ऐसे ही प्रेशर पोटेंशियल क्या है, कोई भी फिजिकल प्रेशर जो कि एग्जर्ट हो रहा हो सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। जैसे टर्गर प्रेशर होता है प्लांट में। ठीक है, तो अब वाटर पोटेंशियल और प्योर वाटर ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि प्योर वाटर में क्या है कि मैं ये चलिए लिखता हूँ, प्योर वाटर में क्या है, सॉल्यूट तो कोई नहीं है, इसलिए तो प्योर है, कोई सॉल्यूट नहीं है। और दूसरा क्या कि कोई फोर्स भी नहीं है। ठीक है, कंटेनर में, कंटेनर के अंदर है और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा फोर्स के लिए। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि क्या है इसका फार्मूला, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो मैंने बताया कोई सॉल्यूट नहीं है तो ज़ीरो होगा, प्लस प्रेशर पोटेंशियल, कोई प्रेशर कोई फोर्स नहीं है, भी ज़ीरो होगी, तो इसलिए वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दी वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल। मैं थोड़ी सी आपको पहले डायग्राम दिखा दूँ, हार्ट की विजुलाइज हो जाए। देखिए, हार्ट का ये डायग्राम है। सबसे पहले हार्ट में होता है वेना केवा, जो पूरी बॉडी से ब्लड लाता है। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर हिस्से से, और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर हिस्से से। ये शो किया हुआ है इंफीरियर वेना केवा, ये शो किया हुआ है ये सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये बॉडी में हार्ट में ब्लड लाएगा, कहाँ पर लाएगा, ये राइट एट्रियम में लाएगा। ठीक है, सबसे पहले राइट एट्रियम में आ गया, और राइट एट्रियम में मौजूद होता है ऐसे नोड होता है, और ए बी नोड भी होता है। ये नोडल हम सिस्टम अभी देख लेते हैं। राइट एट्रियम से चला जाता है, फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। बीच में वेल्व होता है जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हर पॉइंट एक एक अलग अलग एमसीक्यू है। फिर ये ट्राइकस्पिड वेल्व से राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए चला जाता है लंग्स में। लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके दोबारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा भेज देता है इसको लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम के जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके बीच में एक वेल्व होता है, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व। उसके ज़रिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में भेज देता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल को थिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं। द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अब करें थिकर है, कितने टाइम्स थिकर है, राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स थिकर है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स क्या आती है, जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही थी लेफ्ट एट्रियम में, वो कितनी थी, वो एक्चुअली 4 होती हैं। 2 पेयर्स होती हैं या टोटल 4 होती हैं। एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, ये दोनों एमसीक्यू काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कस्प इन ट्राइकस्पिड वेल्व, कितने कस्प होते हैं। ठीक है, ये कस्प ऐसे कुछ होते हैं। तो कस्प ट्राई का वर्ड ही बता रहे 3, तो ये 3 होते हैं, और बाइकस्पिड में बाई का वर्ड ही बता रहे 2, तो 2 कस्प होते हैं इनके अंदर। आसान चीज़ है ये एमसीक्यू भी कभी कभी आ जाता है। उसके बाद 1 कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन, ये बहुत एमसीक्यू आपसे पूछा गया है नम्स में भी और एमकैट में भी। कार्डिक साइकिल क्या है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन। ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टोल हम कहते हैं रिलैक्सेशन को। ये कंप्लीट जो हो जाए इसको हम एक नाम देते हैं एक कार्डिक साइकिल का। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। ठीक है, 0.7 to 0.8 लिखा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू 0.8 सेकंड होती है। काफ़ी एमसीक्यू में पूछा गया है। इसके बाद इंटरवल ड्यूरिंग विच हार्ट मसल रेस्ट बिटवीन बीट्स। अच्छा, अब देखें, अगर एक
हीट बीट हो गई। एक बीट का क्या मतलब है, एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल। तो ऐसे नहीं है इसके फ़ौरन बाद दोबारा सिस्टोल आ जाए, दोबारा डायस्टोल आ जाए, इसमें कुछ गैप आ रहा है बीच में, ठीक है। क्यों गैप इसलिए आ रहा है, हार्ट मसल थोड़ा सा जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है वो थोड़ा सा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके जहाँ उन्होंने ब्लड भेजना भेज दें, अपनी दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आए, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें, इसलिए होता है। तो कितना टाइम इंटरवल होता है इसके बीच में, 0.1 to 0.3 सेकंड्स होता है वो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद टाइम रिकॉर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल टू ट्रेवल, टाइम रिकॉर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल टू ट्रैवल फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड। अब नोडल सिस्टम क्या है मैं आपको पहले समझा दूं, फिर ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। अच्छा भाई, एस ए नोड होता है राइट एट्रियम में, ये आपको एस ए नोड दिख रहा होगा, ये राइट एट्रियम में होता है। उसके बाद राइट एट्रियम में ही नीचे की तरफ ए वी नोड भी होता है, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो ए वी नोड के पास आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर क्या होता है, ए वी नोड से वो चला जाता है यहाँ पर। अब ये दोनों हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स है उसके बीच में जो गैप है, इसको हम कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट साइड पे राइट बंडल ब्रांच। बंडल ब्रांचेस में चला गया, फिर बंडल ब्रांचेस ऐसे मुड़ के दूसरी तरफ जाती हैं, ऊपर कंजी फाइबर से देती हैं। ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल इस सारे ज़रिए, इसके ज़रिए जा रहा है पूरे हार्ट में, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नोडल सिस्टम। अब इसके नोडल सिस्टम के कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई टाइम रिकॉर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल टू ट्रैवल फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, ठीक है। ऐसे नोड से एवी नोड में जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा सा ज़ाहिर है ट्रैवल कर रहा है, कुछ टाइम लगेगा, तो 0.04 सेकंड होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिले ऑफ इम्पल्स है विद इन एवी नोड। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ये एवी नोड है, ये वाला ये एवी नोड है, ठीक है। पहले मिटा दूँ फिर हम बनाते हैं इसको दोबारा। ये वाला है एवी नोड, ठीक है। एवी नोड पे थोड़ा सा टाइम रुकता है, क्यों, क्योंकि वो जो हमारा राइट एट्रियम है ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे भेज दे, फिर आगे हो। ये ना हो कि हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे और एवी नोड को गैप ही ना हो, दोबारा पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और एट्रियम और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन दोनों मिक्स होना शुरू हो जाए, ऐसा ना हो। थोड़ा सा गैप होता है ताकि वो जो पूरा सिस्टम है कम्प्लीटली सही तरह हो सके। तो डिले कितना होता है, वो 0.11 सेकंड, इतना माइनस सा डिले होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है कि डिले ऑफ कंडक्टेंस फ्रॉम एसी नोड टू एवी नोड, ये वही चीज़ है। एसी नोड टू एवी नोड मेनली कहाँ डिले होता है, मैंने बताया एवी नोड पे थोड़ी सा डिले होता है ताकि सही तरह कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो वही 0.15 सेकंड के अराउंड या 0.11 सेकंड के अराउंड। तो आप अगर यही वैल्यू याद रखना तो सही है, ये वैल्यू छोड़ दें तो मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इन ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया क्या है, देखिए नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 70 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मली, या इसकी रेंज अगर आप लें तो 60 to 100 होती है, मगर हम नॉर्मल 70 ले रहे होते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये है कि हार्ट रेट हमारा कम हो गया है, तो लेस देन 40 पे हम कह देते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं ब्रेडिकार्डिया के, क्या कॉजेज होंगे, जैसे अगर आप सो रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है तो हार्ट रेट आपका ज़्यादा स्लो हो जाएगा। एज के साथ भी हार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ऐसे ही अगर ऐसे नोड की डिसफंक्शन हो जाए, ऐसे नोड से ही काम ना कर रहा हो, तो एक्शन पोटेंशियल पूरा ऐसे नोड नहीं आगे भेजना है तो वो नहीं सही हो रहा होगा। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करा सकते हैं। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इन टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इसका ऑपोजिट है, मैंने बताया है 70 बीट्स पर मिनट होती है। तो टैकीकार्डिया क्या होगा, या 60 to 100 बीट्स हम एवरेज ले रहे होते हैं, तो 100 से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो एक्सरसाइज, सबसे सिंपल कॉज एक्सरसाइज है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। उसके बाद आप परेशानी में, एनजाइटी भी का एक कॉज हो सकता है, ठीक है, या प्रेगनेंसी में भी ये हो जाता है। उसके बाद हार्ट अगर डिजीज़ हों, हार्ट की डिजीज़ हों उसमें भी ये चीज़ हो जाती है, या अनीमिया हो, मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरी बॉडी में। जब हीमोग्लोबिन की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट पंप करेगा, ताकि कम हीमोग्लोबिन है, कम ऑक्सीजन जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा सके, ज़्यादा पंप हार्ट करे ताकि वो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके। तो अनीमिया में इसलिए हो जाता है, या तो ब्लड लॉस हो जाए। ब्लड लॉस का भी यही कॉन्सेप्ट है, ब्लड लॉस होगा, ब्लड कम है तो हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजेगा जितना उसके पास मौजूद है, तेज़ से कॉन्ट्रैक्ट करके, ताकि ऑक्सीजन जो है वो पहुँच सके, ठीक है। तो ये हो गया टैकीकार्डिया, मोर देन 100 बीट्स होती है। उसके बाद डायमीटर आयोटा, आयोटा मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है पूरी बॉडी में लेके जाता है। उसका डायमीटर अराउंड 23 मिलीमीटर है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं आता। उसके बाद आर्ट्रियोल्स। अब आर्ट्रियोल्स का कॉन्सेप्ट है, देखें सबसे पहले आपको पता है होती है आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगर मैं ये आर्टरी बना दूँ, ये आर्टरी आ गई। उसके बाद आर्टरी के बाद हमारे पास आता है छोटे छोटे होते हैं ब्रांचेस, जिसको हम आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं। आर्ट्रियोल से भी निकलती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज से भी बनती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल से भी बनती हैं वेन, जिनके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो पहले आर्टरी लिख देता हूँ मैं, आर्टरी, आर्टरी से इसकी छोटी ब्रांचेस बनेंगी, इसको कहेंगे आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल से क्या बनेंगी, कैपिलरीज। कैपिलरी से क्या बनेंगी, वेन्यूल्स, जो वेन का छोटा वर्जन है, और वेन्यूल से वेन, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि
डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल का डायमीटर होता है 0.2 मिलीमीटर। उसके बाद डायमीटर मोस्ट कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है, आपको मैंने बताया कि आर्ट्रियोल्स के बाद क्या आ रही है कैपिलरीज, और कैपिलरीज का मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारे जो कैपिलरीज हैं, अगर ये मैं कैपिलरी बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी अराउंड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिसने इसने टिश्यूज़ के साथ गैसेज एक्सचेंज करना है। उसके बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस का। ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो वेन से क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स ने जाना है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहले जाएंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस से चले जाएंगे टिश्यूज़ में। ऐसे ही टिश्यूज़ से जिस वेस्ट ने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस आना है कैपिलरीज की तरफ और फिर वेन से वापस जाएगा, वो पहले जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस से जरिए चला जाएगा आपके पास कैपिलरीज में वापस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस का ये कॉन्सेप्ट है। तो डायमीटर और कैपिलरीज के क्या होता है 7 to 9 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा सा आ सकता है आपका, कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद लेंथ ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की लेंथ पूछ रहे हैं। ये कैपिलरी है तो इसकी लेंथ ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर 1 मिलीमीटर होती है। उसके बाद डायमीटर ऑफ वेन्यूल्स, ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, वो कैपिलरीज का पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद कार्डिक आउटपुट क्या है, कार्डिक आउटपुट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट, ठीक है, हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट बॉडी में, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कार्डिक आउटपुट को। अब कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट वही है जो हार्ट बीट्स हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, कितनी मरतबा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट, इसको हम नाम देते हैं हार्ट रेट का। इसकी वैल्यू मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, 60 to 100 होती है एक एवरेज, बट हम 70 ले रहे होते हैं बीच वाली वैल्यू। ऐसे ही अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड जो है पंप हो रहा है कितना विद ईच बीट, मतलब हर बीट के साथ कितना ब्लड पंप हो रहा है बॉडी में। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 60 to 100 मिलीमीटर पर बीट होती है, बट इसको हम टिपिकली 70 मिलीमीटर पर बीट एक बीच वाली वैल्यू ले रहे होते हैं। तो अगर हम कार्डिक आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें सिंपल क्या करना है, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करा देना है स्ट्रोक वॉल्यूम से। हार्ट रेट मैंने बताया हम टिपिकली 70 ले रहे हैं, 70 लिख दिया, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम टिपिकली 70 ले रहे हैं तो 70 लिख दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 4900, ठीक है, 4900 लीटर्स आ जाएगा। इसको हम 4900 मिली लीटर आ जाएगा, जिसको हम 4.9 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा भाई, अब कार्डिक आउटपुट कितना होता है, यही मेंशन है कि 5000 मिलीलीटर, मैंने 4900 बताया, राउंड ऑफ करके 5000 मिलीलीटर पर मिनट होता है, या 5 लीटर भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ ब्लड इन आयोटा, आयोटा में जो ब्लड की स्पीड कितनी होती है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा कभी आ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद स्पीड ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज, ये 0.26 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अब आप कहें कि आयोटा में स्पीड ज़्यादा है, कैपिलरीज में कम है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ये कोई कैपिलरी है, इसके अराउंड यहाँ पर टिश्यूज़ होंगे, बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, तो ब्लड स्लो मूव करेगा तो ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकेगा। अगर ब्लड बहुत फास्ट मूव करके चला जाए तो एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? तो इसलिए ब्लड की स्पीड यहाँ थोड़ी कम हो जाती है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो आराम से हो सके। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ आयोटा। क्रॉस सेक्शन अब क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई भी अगर जैसे आयोटा एक पाइप की तरह है, इसको हम अगर परपेंडिकुलर काटें तो इसका अगर क्रॉस एरिया देखें तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट छोड़ दें, ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस इन बॉडी, ये कितना होता है 1.6 ऑफ बॉडी। अब इंटरस्टिशियल स्पेस तो मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअली, दोबारा एक बार देख लेते हैं क्या था। अगर कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज, इसके अराउंड क्या है टिश्यूज हैं, बीच में क्या है ये इंटरस्टिशियल स्पेस। कैपिलरी से जो एक्सचेंज होना है पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, फिर टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज से वापस जो ब्लड में जाने पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, फिर वापस आएगा किस में, कैपिलरीज में। तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस का हम पूरा बॉडी में स्पेस देखें कितना प्रोपोर्शन है, तो 1/6 ऑफ टोटल बॉडी है। उसके बाद अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस कितना होता है। अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, बुक्स में काफ़ी मेंशन है। अगर ये कैपिलरी है, दोबारा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये आ गया आपको टिश्यूज़। तो कैपिलरी से जो ब्लड निकलता है या फ्लूइड जो निकलता है वो होता है अराउंड 30 लीटर्स, और दोबारा वापस एट कैपिलरीज के एंड पे जो यहाँ पे वेन स्टार्ट हो रही होती है उसके अराउंड 27 लीटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। क्यों निकलता है? ज़ाहिर है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, वो थोड़ा सा लीक आउट होगा, तो 30 लीटर निकल जाता है, बट 27 लीटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप कहें कि 3 लीटर कहाँ गया? 3 लीटर जो लिम्फेटिक्स हैं
लिम्फेटिक्स वो एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में वापस भेज देती हैं। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से निकल के कितना जाता है 30 लीटर, और जो फ्लूइड वापस आ जाता है इनटू ब्लड में थ्रू कैपिलरीज के एंड पे या वेन्स के पास आसपास, तो वो 27 लीटर होता है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वो जो 3 लीटर है वो रिमेनिंग वो लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब करके देती हैं। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताऊं, लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर लिम्फेटिक डक्ट होती हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट क्या करेंगी, ये जितना भी फ्लूइड निकला है उसको वापस से रिअब्जॉर्ब कराएंगी, ठीक है। और रिअब्जॉर्ब कराने के बाद कहाँ लेके जाती हैं, ये थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट में लेके जाती हैं। पाथवे भी पूछ लिया जाता है। और फाइनली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन हो जाती हैं। तो ये वाला पाथवे थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, इनके अंदर डिफरेंट जो हैं वो आप समझे इम्यून सेल्स होते हैं, और जो लिम्फ इनके अंदर आया है उसको क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और उनको हार्मफुल सब्सटेंस से, पैथोजन से साफ़ करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। उसके बाद लेंथ ऑफ लिम्फ नोड्स कितनी होती है, 1 to 25 मिलीमीटर है। ये छोड़ भी दें, मसला नहीं है। तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो आप करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अच्छा, अगला चैप्टर देखते हैं अब इम्यूनिटी वाला। इम्यूनिटी में ज़्यादा बातें नहीं है, ठीक है। हम एमडी कैपिलरीज में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट मैं आपको अब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो ज़्यादा पूछी जाती हैं काफ़ी, ठीक है। सबसे पहले नंबर एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। पहले तो देखें भाई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती क्या है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है, आपको पता है ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जो वाटरी कंपोनेंट है। तो ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन मिलेगी, प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है किसके अंदर, इम्यून रिस्पॉन्सेज के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्सेज के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है अपना, ये अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की, जैसे हम मेंशन ओवर 30 टाइप्स की आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये कुछ ऐसे भी काम करती हैं कि ये जो भी पैथोजन है, जो भी पैथोजन, अगर ये पैथोजन है समझे कोई बैक्टीरिया है, इसको कोड कर देंगी, ताकि अब ये कोड इसके ऊपर आ गया। अब ये कोड समझे एक निशानी है किसके लिए, फैगोसाइटोसिस करने के लिए जो सेल्स हैं हमारे पास, जैसे मैक्रोफेजेज हैं, उनके लिए निशानी वो आएंगे मैक्रोफेजेज और इसको आके खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। एक तरह का ये ऐसे भी काम कर सकती है। उसके बाद दूसरी तरह कैसे काम कर सकती है, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बना सकती है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर कोई भी ये बैक्टीरिया है उसके अंदर ये होल क्रिएट कर देगा, होल क्रिएट करेगा, इसके अंदर फ्लूइड चला जाएगा और इसको सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। किससे बनेगा, ये बन जाता है C5b, C6, C7, C8, C9। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के मिल के बनता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये इम्यून सेल को भी, इम्यून सेल्स जैसे बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, इनको एरिया ऑफ इन्फेक्शन में भी क्या करता है, बढ़ा लेता है, ताकि यहाँ उनको बता देता है कि ये यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, यहाँ हो, यहाँ अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये और भी डिफरेंट बहुत अलग अलग तरीके से काम इस कम्युनिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अराउंड 30 ओवर 30 टाइप्स है, और इनके जो मेन कैसे काम करता है, एक बेसिक मैकेनिज्म वो मैंने आपको बता दिया। उसमें मैनी बैक्टीरिया रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू रिप्रोड्यूस एट टेम्परेचर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखें बहुत सारे बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। मसला है अराउंड टेम्परेचर 38-39 जो है एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़ जाएंगे, जब भी केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी की बढ़ जाएंगी तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी एटीपी से आती है। और एटीपी कहाँ से आएगा, रिस्पायरेशन से आएगा। रिस्पायरेशन क्या है कि आप अपने खाने को तोड़ के ऑक्सीजन की मदद से क्या करें, आप एनर्जी गेन कर लें। तो इसलिए इस टेम्परेचर पे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि ज़्यादा रिस्पायरेशन करें और ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी को यूज़ कर सकें। उसके बाद अगला है दी मोनोसाइट सर्कुलेट इन ब्लड। अच्छा, अब मोनोसाइट क्या है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मोनोसाइट जो है एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, पहली बात होगी इसके बारे में। दूसरा क्या है, ज़ाहिर है अभी वाइट ब्लड सेल है तो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करेगा। उसके बाद ओरिजिनेट कहाँ होता है, ये बोन मैरो में होता है। आपको पता है बोन के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जिनके अंदर काम क्या बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। तो बोन मैरो में इसका ओरिजिनेट होता है। फिर ये इसको रिलीज़ कर दिया जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर रिलीज़ करने के बाद ये माइग्रेट फिट कर जाता है टिश्यूज़ में, कुछ टाइम ब्लड में रहता है, फिर ये टिश्यूज़ में चला जाता है। और टिश्यूज़ में जाने के बाद ये बन जाता है, या तो ये बन जाएगा मैक्रोफेज,
मैक्रोफेज जिसका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस, खा लेना, जो बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है उसको खा के ख़त्म कर देना, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और यह डेंड्राइटिक सेल में ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका बेसिक से ओवरव्यू है मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट 10 से 12 घंटे तक ब्लड में रहता है, फिर टिश्यूज़ में चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटीबॉडी प्रोड्यूस पर आर बाय प्लाज्मा सेल। अब एंटीबॉडी का मैं पहले तो आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, फिर ये जो बात है देख लेंगे। ये आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है भाई, इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही होंगी। क्या चीज़ें मिल रही होंगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये इसका वाई शेप स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड है, ठीक है। इसके बाद 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि बड़ी चेन्स जो प्रोटीन से बनी हुई है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, कौन सी? 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। अब हैवी चेन कौन सी है? अब मैं जो मार्क करूँगा पूरी हैवी चेन है, यहाँ से लेके ये पूरी, ये एक हैवी चेन है, ये यहाँ से लेके पूरी ये एक हैवी चेन है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके लाइट चेन को मार्क करता हूँ। ये वाली पूरी लाइट चेन है और ये वाली पूरी लाइट चेन है, ठीक है। तो ये 2 चेन्स हो गई, कौन सी? 2 हैवी 2 लाइट। अच्छा भाई, अब इनके अंदर भी फर्दर और रीजन्स हैं। अब हैवी चेन का भी वेरिएबल रीजन है और कांस्टेंट रीजन है। जैसे ये मैंने बताया था, ये पूरी क्या है? हैवी चेन है। ये भी पूरी क्या है? हैवी चेन है। अच्छा, अब हैवी चेन का जो वेरिएबल रीजन है, ये वाला वेरिएबल रीजन है। बाकी ये नीचे पूरा, ये नीचे जो मैं मार्क कर रहा हूँ पूरा क्या है? ये कांस्टेंट रीजन है। सिमिलरली ये दूसरी हैवी चेन का ये वेरिएबल रीजन है। अब नीचे जो मार्क कर रहे हैं पूरा क्या है? कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। अब लाइट चेन के बारे में देख लें। लाइट चेन का क्या है? ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ क्या है? कांस्टेंट रीजन है। सिमिलरली ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, ये क्या है? कांस्टेंट रीजन है। तो हमें पता चला 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 हैवी 2 लाइट चेन, और दोनों के क्या है? वेरिएबल रीजन्स भी हैं और कांस्टेंट रीजन्स भी हैं। अच्छा, अब ये हैवी चेन और लाइट चेन जो है ये आपस में जुड़ी होती हैं एक बॉन्ड से, जिसका एमसीक्यू भी आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है। वो उसका नाम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब इसके 2 रीजन्स हैं, एक जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है जिसको FAB रीजन कह रहे हैं, और दूसरा जो है FC रीजन है जो बाइंड करता है इम्यून सेल से। इम्यून सेल होंगे नीचे, उनसे बाइंड कर जाएगा। और जो एंटीजन बाइंडिंग एंटीजन जो भी आया, जैसे बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, वो इस साइड पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये वाली साइड देखें कौन सी है? ये वेरिएबल चेन है। दोनों हैवी का और लाइट का वेरिएबल चेन में क्या है? FAB रीजन है, मतलब क्या के एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि वेरिएबल रीजन लाइट और हैवी का, इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, वहाँ पर क्या है? आपके पास इम्यून सेल की बाइंडिंग वाला FC रीजन है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इतनी बातें भी आपको बताएं तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन टिपिकल एंटीबॉडी तो मैं बता चुका हूँ, 4 होती हैं, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। तो हमने जो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी इम्यूनिटी की डिस्कस करनी है, और डिटेल में इसको हम MDCAT प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, अगला चैप्टर जो है वो किंगडम मोनरा है या प्रोकैरियोट्स है। इसमें मेन बातें हम देखेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या होता है? वो वाला बैक्टीरिया है जो माइकोप्लाज्मा है, उसको स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग सेल वॉल को लेग करता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो सेल वॉल को लेग करता है? तो माइकोप्लाज्मा है। इसका साइज़ कितना है? 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा भाई, उसके बाद ई कोलाई है। ई कोलाई क्या है भाई? इसका डायमीटर इन्होंने बताया 1.8 माइक्रोमीटर या 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ई कोलाई के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ई कोलाई जो है, एक तो आपके गट का नॉर्मल फ्लोरा भी बना रहा होता है। नॉर्मल फ्लोरा वो चीज़ें होती हैं कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सरफेसिस पर डिफरेंट बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मगर ये करते हैं कि वो दूसरे और पैथोजन के अटैक से हम बचा लेते हैं। तो ये गट का नॉर्मल फ्लोरा भी बनाता है। उसके बाद ये गट में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बताया विटामिन K की प्रोडक्शन होती है, तो ये वो भी करवाता है। उसके बाद जो है ये कुछ डिजीज़ भी कराता है, जैसे मेनिनजाइटिस, मेनिनजिस की इन्फ्लेमेशन जो ब्रेन के अराउंड 3 लेयर से होती हैं, पिया मैटर, रेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, मेनिनजाइटिस भी कराता है। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और ये हमें फ़ायदा भी देता है। तो इसका डायमीटर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ई कोलाई का जो मेन रोल विटामिन K वाला है ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है स्पायरोकीट्स, ठीक है। स्पायरोकीट की इन्होंने लेंथ बताई हुई है 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लें। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, ये मैं आपको थोड़ा सा, इसकी डायमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर होता क्या है मैं आपको अभी यहीं पर बताता हूँ नीचे, ठीक है। ये वाला आप रहने दें। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया की शेप्स हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं। कोकाई बैक्टीरिया होता है स्फेरिकल शेप, बेसिलाई होता है रॉड शेप, और स्पाइरलम होता है स्पाइरल शेप।
ठीक है, स्पायरल शेप। अच्छा, अब कोकाई में भी मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए भी पहले समझा दूँ कि देखें कोकाई जो है मैंने बताया स्फेरिकल शेप है। अगर सिंगल है तो ठीक है, कोकस कह रहे हैं। अगर 2 एक साथ रह रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं डिप्लोकोकस, ठीक है। अगर 8 एक साथ हैं, 8, इसको हम नाम देते हैं सारसीना। अगर 4 एक साथ हैं इसको हम नाम देते हैं टेट्रट का, ठीक है। और उसके बाद अगर तो स्टेफाइलोकोकस है तो ये हम कहते हैं इसने क्या बनाया हुआ है, क्लस्टर बनाया हुआ है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे स्टेफाइलोकोकस है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस है हम कहते हैं इसने चेन बनाई हुई है, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे चेन बनी हुई है, ये गुच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो ये नाम आपको इस हिसाब से याद होना ज़रूरी है, काफ़ी एमसीक्यू में बहुत दफ़ा आते हैं। उसके बाद टेट्रट क्या है, ये 4 है, और सारसीना क्या है, 8 है। बाकी जो है मैं आपको मैंने बता चुका हूँ। अच्छा, अब बैक्टीरिया का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, ये बैक्टीरिया का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है, मतलब इससे ये मूव करेगा। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसमें राइबोसोम्स होते हैं। इसके बाद कौन सा छोटा राइबोसोम होता है, 70S वाला, 50 और 30S यूनिट मिलके 70S बना लेते हैं। अब आप कहें 50 और 30 को ऐड करें तो 80 बनना चाहिए। होता है ऐसे, ये अगर 30 वाला है और ये बड़ा यूनिट 50 वाला है, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है, इस वजह से ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा प्रॉपर नहीं मौजूद होता, बस न्यूक्लियोइड एक रैंडमली जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है इसके पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, सेल वॉल आ गई, और इसके बाहर जो है, सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है, इसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल इसके पास होता है, प्लाज्मिड, ठीक है। और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल है, और इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन भी मौजूद होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछी जाती है। एंटीबायोटिक, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ है इसके पास होती है पिलाई। पिलाई क्या है, ये भी एक बाहर की तरफ प्रोजेक्शन है। ये कुछ ऐसे होते हैं हॉलो, इनके ज़रिए क्या होता है, अगर तो ये एक बैक्टीरिया है, इसका ये एक पिलाई है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका ये पिलाई है, तो आपस में जो प्लाज्मिड है ये आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया की एक तरह की, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है इसके ज़रिए। तो अभी कह रहे हैं डायमीटर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में यूज़ होता है, उसका 20 नैनोमीटर डायमीटर है, ठीक है। याद रखना चाहे रख लें, बट इसका फंक्शन में नहीं याद होना चाहिए। इसको लेंथ ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम में 20 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ें 2 हो गई। उसके बाद थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। देखिए, ये डायग्राम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और ये डायग्राम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये आप चीज़ अगर यहाँ पर गौर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो चीज़ ज़्यादा है आपको क्या दिख रही है, सबसे पहले ये तो आपके पास हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये बाहर क्या है, सेल, ये अब इसकी है सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल है सारी, और सेल वॉल के अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो आप अगर गौर करें, ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर ये सेल वॉल हो गई इसकी, और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में एक स्पेस होता है, इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ गया, ये पेप्टाइडोग्लाइकन आ गया। तो ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अगर हम अब ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले ये तो हो गई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी आ गया, मगर इसकी जो सेल वॉल है ये, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम है। मेन डिफरेंस यही आ रहा होता है, इसी के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और एक जो मेन और डिफरेंस है, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्या डिफरेंस होगा, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन कम है। और दूसरा क्या है, ग्राम पॉजिटिव में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है और ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो मेन डिफरेंस यहाँ आता है, और इसको हम फिर क्लासीफाई भी, इसका टेस्ट हम करते हैं। टेस्ट हम कैसे करते हैं कि भाई हम 4 स्टेप में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करे होते हैं। हमें एक बैक्टीरिया मिल जाए मिसाल के तौर पर, अब हमने बताना है ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, हम कैसे करेंगे। तो हम ये करते हैं भाई, सबसे पहले कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। उस कंटेनर में 4 कंटेनर हैं, ये एक कंटेनर, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, चारों में टेस्ट परफॉर्म होंगे। बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की स्लाइड है, इसके ऊपर बैक्टीरिया मौजूद है। अब हमने क्या किया, पहले कंटेनर में हम कौन सा डाई लेंगे भाई, क्रिस्टल वॉयलेट डाई, क्रिस्टल वॉयलेट डाई ले लेंगे। इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी डाई का भी, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। दूसरे कंटेनर में क्या लेंगे, आयोडीन सोल्यूशन ले लेंगे,
तीसरे कंटेनर में हम डी कलराइज़र लेते हैं, डी कलराइज़र, ठीक है, और यूजुअली ये होता है अल्कोहल। और चौथे सॉल्यूशन में हम लेंगे सेफरेनिन, जिसको हम सेकेंडरी डाई भी कहते हैं। अब होगा क्या, हमें नहीं पता इस स्लाइड में ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। हमने डाल दिया इसको पहले क्रिस्टल वॉलेट में, ठीक है, हमने डाल दिया इसको पहले में क्रिस्टल वॉलेट में। तो अगर तो ग्राम पॉजिटिव है तो मैंने बताया है इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन बहुत ज़्यादा होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा होता है तो क्रिस्टल वॉलेट इसके साथ अच्छी तरह बाइंड हो जाता है, ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकिन होने की वजह से पेप्टाइडोग्लाइकिन से बाइंड हो जाएगा। आयोडीन क्या है कि आयोडीन जो है ये क्रिस्टल वॉलेट की क्या करता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब अगर हम ग्राम पॉजिटिव को डी कलराइज़र में डालें भी तो इस उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट है वो सेफरेनिन है, वो अगर ग्राम पॉजिटिव हुआ उसके ऑलरेडी क्रिस्टल वॉलेट के साथ अच्छी अटैचमेंट हो चुकी है, उस सेफरेनिन को नहीं लिफ्ट आएगा, तो बात होगी ख़त्म। अच्छा, अगर तो ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव के पास पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है, कम है। पेप्टाइडोग्लाइकिन जब कम है इसको क्रिस्टल वॉलेट में डालेंगे तो क्या करेगा, ऑल्दो थोड़ा बहुत अटैच तो हो जाएगा मगर कम है। जब हम इसको आयोडीन के साथ डालेंगे इसकी अटैचमेंट थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, मगर जब डी कलराइज़र में डाला तो थोड़ा कम था, कम अटैचमेंट थी, तो क्या हो गया, ये डी कलराइजेशन हो गई इसकी, ठीक है, ये इसका कलर ख़त्म हो गया। फिर हमने जिसको सेफरेनिन में डाला, जो सेकेंडरी डाई इसका कलर पिंक होता है, तो ये ले लेगा पिंक कलर। तो एट दी एंड हमें क्या पता चलेगा, जो अगर ग्राम पॉजिटिव हुआ तो वो हमें इस पूरे प्रोसेस में पर्पल कलर देगा, और ग्राम नेगेटिव हुआ इस पूरे प्रोसेस में हमें पिंक कलर देगा। तो ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव को विद ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या पूछा है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की थिकनेस क्या है, तो 20 to 80 नैनोमीटर है, और ग्राम नेगेटिव की 8 to 10 नैनोमीटर है। पेप्टाइडोग्लाइकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन कम है, इस वजह से तो इसकी थोड़ी सी आपको थिकनेस याद होना ज़रूरी है, और इसका रीज़न भी याद होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद अगला है मिल्क इज प्रेशराइज बाय हीटिंग। मिल्क को प्रेशराइज करते हैं हीट करके फॉर 15 सेकेंड एट टेम्परेचर। अब होता क्या है कि आपको पता है कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या अचीव करते हैं, कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया को। अब वो कौन कौन से मेथड हैं, फिज़िकल मेथड हो सकते हैं, ऐसे ही केमिकल मेथड हो सकते हैं, और वैक्सीनेशन हो सकती है। वैक्सीनेशन तो सिंपल है, हम कोई भी इनएक्टिव एजेंट डाल देंगे, इनएक्टिव या मरा हुआ बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज़ बनानी है, बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, वैक्सीनेशन तो होगी। अगर फिजिकल एजेंट की बात करें तो फिजिकल एजेंट में स्टेलाइजेशन भी आ जाती है। स्टेलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि भाई फिजिकल एजेंट जैसे रेडिएशन वगैरह यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लिया जाए। और इसके अंदर आपके पास हीटिंग भी आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ऑटोक्लेव भी आ जाता है। ऑटोक्लेव में क्या है कि 121 सेल्सियस हम देते हैं और 15 to 40 मिनट्स, ठीक है। और प्रेशराइजेशन भी फिज़िकल में ही आता है, प्रेशराइजेशन जो आपसे पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं हम, मेन जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा पूछा जाता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, या दूसरा क्या है 138 सेल्सियस फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है जो यहाँ पर बताया हुआ इन्होंने, दो टेम्परेचर है। 15 सेकेंड वाला तो है 71 या 72 आप लिख सकते हैं, 71 मेंशन किया है बट 72 होता है। और 15 सेकेंड, और मिल्क प्रेशराइज बाय हीटिंग 32 मिनट्स। अगर 62 डिग्री हम दें तो 32 मिनट, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। और कौन से होते हैं भाई मेथड्स फिजिकल में, रेफ्रिजरेशन हो सकता है, मतलब क्या है कि हम इसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दो, बैक्टीरिया के जितने मेटाबॉलिज्म है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर हम केमिकल मेथड को अब देखें, केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक आ सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं ऑन लिविंग सरफेसेस, ठीक है, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। अगर डिसइंफेक्टेंट को देखें, डिसइंफेक्टेंट ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं इसमें, एंटीबायोटिक आपको पता है बैक्टीरिया को क्या करती हैं, मार देती हैं। तो ये आपके मेथड वैक्सीनेशन में आपको बता चुका हूँ। तो मेन चीज़ें हमने किंगडम मोनिरा की भी डिस्कस कर ली हैं।